बात करें मोदी मैजिक के इम्तिहान की। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, क्योंकि 11 सीटें हैं वहां पर, एक लोकसभा सीट है, 11 में से 11 बीजेपी प्लस के पास आई थी। सीधे तौर पर बहुत कुछ है बीजेपी के लिए खोने के लिए, और बहुत कुछ पाया है लोकसभा चुनावों में भी। हमारे साथ शरद प्रधान जी हैं, हमारे साथ नलिनी सिंह जी भी हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा यहां पर, नलिनी जी, एक चीज यहां पर समझने वाली बात है। मैं आपको एक बयान पढ़ के सुनाता हूं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पुलिस अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि पुलिस सपा कार्यकर्ता जैसा बर्ताव करना बंद करे, उगते सूरज को प्रणाम करने की आदत डाले, अन्यथा कड़ा सबक सीखना पड़ेगा। यह अभी हाल का 10 सितंबर का बयान। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से वहां पर चीजों को देख रहे हैं, क्या क्या बयान दे रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। क्या लोकसभा चुनाव की जीत के बाद, अगर इन चुनावों की बात की जाए, बीजेपी के नेताओं में एक एरोगेंस आ गई? अगर आप एरोगेंस कहते हैं, जिसमें यानी कि जो अपना जो उपलब्धि है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपने आप को समझ लेना, तो मैं समझती हूँ कि अभी ये ट्रेंड शुरू शायद हो गया है, ये कार्यकर्ता के स्तर पर और नेताओं के स्तर पर भी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी ये ट्रेंड, इसे आप कहें कि ये एक बहुत ही मजबूत ट्रेंड बन गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पर जो शीर्ष नेता हैं यहाँ के, वो ये समझ रहे हैं कि बहुत ही इम्तिहान है, और अगर आगे चल के बहुत ही इम्तिहान है। हरियाणा है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, और आगे चलते ही चले जाएंगे। तो इसलिए एकदम से ये अपना कहें कि अब हम प्रशासन को अपने हाथ में ले लेंगे, अपने हाथ में माने गवर्नेंस के लिए नहीं, लेकिन जैसे दादागिरी के लिए, तो ये बहुत ही इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ होगी। और ये जो आप कह रहे हैं कि उगते सूर्य को अगर आप ये पॉजिटिवली लें कि जी हाँ, ये भाजपा हो सकता है कि सरकार बनाने के उसमें स्थिति में आ भी जाए, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन ये कि हम जीत गए, दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो हम अब देश के कोने कोने में देखिए अब अपना फैला सकते हैं, अपनी लाठी हमारी चलेगी, ये अगर भाजपा के कार्यकर्ता के दिमाग में आए तो बहुत ही ज़्यादा गलत है और बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा पार्टी के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि आया नहीं होगा। शरद जी, मैं शरद जी से ये सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से पूछूंगा। शरद जी, नलिनी जी ने इसका जवाब दे दिया, बखूबी जवाब दे दिया कि ये एरोगेंस किस लेवल पे समझी जाए या ना समझी जाए। मैं आपसे ओवर कॉन्फिडेंस की बात करता हूं। जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस लगभग एक ही चीज है। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं अगर 10 सीटें मिली तो यूपी में 2015 में होंगे उपचुनाव। मेरा सवाल ये है कि जब प्रदेश अध्यक्ष जो सह प्रभारी हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीजें कार्यकर्ता में भी ट्रांसलेट होगी। अभी वोटिंग चल रही है, जनता इन सारी चीजों को लेकर क्या समझ रही है? भाई जनार्दन तो वही है, उसी ने आपको लोकसभा में जिताया है, और अब आप उसके सामने ये पोस्टर लेकर आ रहे, तो वहां पर ये चीजें कैसे जाएंगी? इसका मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है जनता में। और ये योगी आदित्यनाथ जैसे लोग नोन है एरोगेंस के लिए, और मैं शुरू में भी कह चुका हूं, वो सांप्रदायिकता फैला करके ही उनका एक ही उद्देश्य रहता है, और उनको ये यकीन रहता है कि वो सांप्रदायिकता के बूते पर ही वो जीत सकते हैं चुनाव। अच्छा, ये मैं इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो उसका कारण ये है कि इनको अमित शाह और अमित शाह को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने आदित्यनाथ को कमान दी है कैंपेन की। उनको ये बड़ी भारी गलत फहमी हो चुकी है कि जो उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा सीटें जीती थी उन्होंने, वो हिंदुत्व के नाम पे जीती थी। ये बड़ी भारी गलत फहमी हो चुकी है, क्योंकि ये अगर हिंदुत्व के नाम पे जीती होती तो भाजपा हमेशा यहां जीतती रहती। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी सीटें इनको इतनी बड़ी तादाद में मिली। उसका कारण ये था कि यहां का जो एक सेक्युलर वोटर है, जेन्युइनली सेक्युलर, मैं सूडो सेक्युलर की बात नहीं कर रहा हूं, ये लोग बीजेपी वाले बड़ा एतराज करते हैं सेक्युलर वर्ड पे। उन्होंने वो जो एज मिली वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बीजेपी का वोटर नहीं था। जो भाजपा को एज मिली वो उसकी वजह से मिली, उस वोटर पर्टिकुलरली यूथ की वजह से जो हिंदुत्व के नाम पे, हार्ड लाइन के नाम पे वोट नहीं देता। ये भूल गए हैं आदित्यनाथ जैसे लोग, ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उन्होंने ये जो कैंपेन चलाया, हिंदुत्व के नाम पे लव जिहाद जैसी चीज को एक इजाद दी, वो महज इस वजह से ये सोच करके कि हम इस नाम पे जीत लेंगे। दूसरा कारण उसके पीछे ये भी है कि उनको लगता है कि अभी तक
जो अच्छे दिन की बात हम शुरू में कर रहे थे कि वो आते नहीं दिख रहे हैं, तो कैंपेन को इस डायरेक्शन में ले जाओ तो शायद उस नाम पे हमें जो लूज करने का खतरा है सपोर्ट वो मिल जाए। और खासतौर से ये एम है बीएसपी के वोटर की तरफ। शरद जी देखिए, वो ये सोचते हैं कि बीएसपी अगर मैं और आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हिंदुत्व के नाम पे। अगर मैं और आप अलग अलग पोजीशंस में अपने आप को डिफाइन कर लें तो शायद दर्शकों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, आपको अभी जो आपने जवाब दिया उससे हमने मान लिया कि आप आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चल रहा है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता कैसे सोच रहे हैं। मैं अगर जनता का यहां पर अगर सीधे सीधे जनता को रिप्रेजेंट करते हुए आपसे सवाल पूछता हूं, एक तरफ दंगे हो रहे हैं, वहीं पर आप देखते हैं कि विकास के नाम पर चीजें बहुत कम दिखाई दे रही हैं, बिजली की समस्या है, क्राइम दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ऐसे बयानों की बाढ़ आ रही है। और जो बयान हम बात करें योगी आदित्यनाथ के, लक्ष्मीकांत वाजपेयी के, और एक वहां पर इमेज आ रही है सामने कि अब इनसे मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन ऐसे बयान आ रहे हैं। जो जनता है वो क्या सोचती है? जनता, देखिए, जनता के पास ऑप्शंस बड़े कम बचे हैं क्योंकि 2 ही प्लेयर्स हैं खेल में, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे हैं। तो ऑप्शंस क्योंकि बहुत कम है तो मजबूरन जो वो वोटर जो कि भाजपा को वोट शायद न डाले इस वजह से कि उन्हें लगता है कि अभी तक कुछ नहीं करके दिखाया मोदी ने, स्पेशली इस लाइट में कि ये वही भाजपा है जो आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हफ्ते भर बाद हिसाब मांगने लगी थी, वो 3 महीने में अपना हिसाब देने में अक्षम है। तो इसलिए वो वोटर, लेकिन मजबूरी यह है कि समाजवादी पार्टी की गवर्नेंस इतनी पुअर रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब रही है, और दंगे दोनों के, ये काफी बड़ा आरोप है, दोनों पार्टियों की मिली भगत से भी होते हैं क्योंकि दोनों को पोलराइजेशन का शौक है, दोनों को, क्योंकि पॉलिटिक्स पोलराइजेशन पर डिपेंड करती है। ये बीजेपी हिंदू पोलराइजेशन करती है तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम पोलराइजेशन करने का प्रयास करती है। इसलिए जनता जो अनकनेक्टेड है, जिसके बायसेस नहीं है, उसके पास ऑप्शंस बड़े कम बचते हैं। और ऐसी सूरत में ऐसा लगता है कि वो टिल्ट कर रहा है टुवर्ड्स बीजेपी। ये आप सहमत हैं इस बात से कि ये जाएगा बीजेपी की ओर? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 अलग अलग इश्यूज हैं यहाँ पर। जी। एक गवर्नेंस का है, दूसरा ऐसे बयानों की बाढ़ आ रही है जो कि दिखाता है ओवर कॉन्फिडेंस है, और उसमें प्रॉमिस से ज्यादा एक कनेक्ट कुछ अलग लेवल पे है। अगर हम बात करें सीधे सीधे किसी धर्म से जोड़ रहा है, किसी से जोड़ रहा है। सीधी बात यह है कि इस बार जो ये स्थानीय उपचुनाव हैं, ये जाति, धर्म और उपजाति पर ये जाएंगे, ये बिल्कुल हावी होगा ये मुद्दा, ये तथ्य हावी होगा। दूसरा, ये मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये कहा जा रहा है कि यूथ कहाँ जाएगा, अगर यूथ ने हिंदुत्व की आवाज़ तब सुनी थी या कि विकास की आवाज़ सुनी थी मोदी की लोकसभा चुनाव में 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले, तो आज का दिन मेरे लिए सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जो मोदी की आवाज़ सुनी थी अभी भी कानों में है? बेशक कोई कुछ कहे कि 100 दिन में कुछ नहीं हुआ, अगर जो युवक है वो देखना चाहता है कि 100 दिन में हुआ है तो वो ये देख लेगा, या ये उसको युवक को हिंदुत्व का जो नारा है जो आप कह रहे हैं कि योगी, और लगता भी है कि योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, अगर वो उसको सुनाई पड़ रहा है तो वो भाजपा के ये दोनों ही, अगर ये दोनों ही नारे मैं बता रही हूँ आपको, या तो हिंदुत्व का है या मोदी का जो विकास का, तो फिर वो अगर वो जो यूथ है, युवक है, वो भाजपा की तरफ कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि सपा के राज्य में एक मैसेज ये देने की कोशिश है कि जो तुमको दबाया गया है, खासकर ये हिंदुत्व के नारे की अगर बात की जाए, तो अब उसकी चिंता मत करो, तुमने हमको समर्थन दिया है लेकिन अब हम तुम्हारी आवाज़ बन के आगे आ रहे हैं और हम तुमको और आगे प्रभावित करेंगे। लेकिन कैसे सपा ये किस तरह से कह पाएगी? ये जो आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, आज अगर आप मैनपुरी में देखें तो वंशवाद, इससे बड़ा वंशवाद क्या होगा कि तीसरी पीढ़ी कूद पड़ी है और जो वोट मांगे जा रहे हैं वो मुलायम सिंह यादव के नाम पर मांगे जा रहे हैं, यानी वो दुर्ग जो है उसको बढ़ा गए। सही बात है। तो इसलिए इसको कहाँ तक माना जाए? मैनपुरी की अगर बात की जाए तो वहां पर मुलायम मैजिक या यादव मैजिक, ये सवाल जो हमने अभी पूछा था और जो बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया नलिनी जी ने। शरद जी, हाँ, वहां पर भाई साहब हैं, भाई साहब के बाद चाचा जी आ गए, चाचा जी के बाद नाती आ गए और भतीजे आ गए और भतीजे के बाद उनके बेटे आ गए।
अब इतनी जनरेशन राजनीति में चली आ रही है, हमने सुना उनका इंटरव्यू, उस पर कमेंट नहीं करेंगे, आचार संहिता है और वोटिंग चल रही है, वो सब हम नहीं करना चाहते कुछ भी। सवाल खड़ा ये होता है, जो वोटर है वो ये पूरा फैमिली ट्री देख के वोट देगा यहाँ पर, या फिर उसके सामने विकास के मुद्दे हैं और इनको भी पता है कि भैया अगर आजमगढ़ छोड़ देते तो दिक्कत हो जाती, ये ठीक है भाई मैनपुरी ज्यादा बेहतर है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि ये पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो कि अपने आप को लोहिया का फॉलोअर बताती है, खासतौर से मुलायम सिंह अपने आप को लोहिया का फॉलोअर बताते हैं, उस लोहिया का जो वंशवाद के खिलाफ सबसे पहले जिस शख्स ने इस देश में आवाज उठाई, अब इनकी पार्टी में वंशवाद इस कदर हो गया है कि उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पाते। इस अभी जहां मैनपुरी में उपचुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन की बात थी, तब भी ये मुद्दा काफी डिबेट हुआ और घूम फिर के चॉइस बनी जाकर के अपने परिवार के ही सदस्य पे, क्योंकि इनका विजन उसके बियॉन्ड नहीं। ये सोच ही नहीं सकते कि किसी और को भी, हालांकि बहाना उसमें ये लिया गया कि परिवार के नाम पर ही जीत सकते हैं मुलायम सिंह की सीट, और यही वजह है कि उनका सारा कंसंट्रेशन सिर्फ परिवार पे है और मुद्दों पे नहीं। ये जो आप बता रहे हैं, और वहां के जो कार्यकर्ता है, बैकवर्ड है, वहां के जो कार्यकर्ता है वो भी कई कार्यकर्ता इस बात से काफी नाराज है।